सबसे पहले जहां पर बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। पंजाब नेशनल बैंक में 6.5 लाख रुपए की लूट। मास्क और रेनकोट पहने बदमाश ने की फायरिंग। कैशियर से बैग में रुपए भरवाकर फरार। बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बदमाश और संदिग्ध की फोटो भी सामने आई। मिनी मुंबई में दिन दहाड़े ठाए ठाए, चेहरे पर मास्क, कंधे पर राइफल। शूटआउट एट बैंक, रेनकोट में रॉबरी। रेनकोट में वो कौन था? रेनकोट, कंधे पर राइफल, चेहरे पर मास्क और पीछे बैग। इस हुलिये वाले शख्स की इंदौर पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है, जिसने दिन दहाड़े मिनी मुंबई यानी इंदौर में बैंक में लूट की वारदात की, वो भी फिल्मी स्टाइल में। सीसीटीवी की नजर से देखिए, रेनकोट पहना ये शख्स बैंक के बाहर बाइक खड़ी करता है। वक्त हो रहा था यानी 4:36 पर बैंक से लुटेरा बाहर आया। सर मैं सामने नारियल पानी बेच रहा था, वहाँ से गोली चलने की आवाज आई तो मैं वहाँ से देख रहा था सर। तो एक व्यक्ति जिसके कंधे पे बंदूक थी और बैग रखा था, वो गाड़ी पे आया बाइक पे और बाइक लेके निकल गया सर। इंदौर के विजयनगर के स्कीम नंबर 54 का पंजाब नेशनल बैंक इस लुटेरे के निशाने पर था। बैंक में बैंक कर्मी और 3 ग्राहक मौजूद थे। शुरुआती तफ्तीश में ये बात सामने आ रही है, दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। बैंक में शूटआउट से सबके होश उड़ गए। पहले फायरिंग, फिर फिल्मी स्टाइल में लुटेरे ने बैंक मैनेजर से कहा, बैग में पैसे भरो। एक संदिग्ध सिक्योरिटी गार्ड के हुलिये का एक व्यक्ति आया है, जिसके पास में सिक्योरिटी गार्ड वाली जो बंदूकें होती हैं, वो बंदूक लेकर के बैंक में घुसा है। बैंक में घुसने के बाद में उसने लोगों से डिमांड किया है कि जितना भी कैश यहाँ पर दे दिया जाए, और एक हवाई फायर करने के बाद में एक काले कलर के बैग में लगभग 6-6.5 लाख के आसपास का कैश जो है वो लेकर के गया है। लुटेरे ने अपनी पहचान छुपाने के लिए रेनकोट वाला गेटअप रखा। जिस राइफल का इस्तेमाल किया वो लाइसेंसी है। इसमें तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच करके हम लोगों ने जो घटना है उसका फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराया है। कुछ एविडेंसेस हमको मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तत्काल इसका जो हुलिया है उसको शेयर किया गया है। सारे शहर में सभी चेकिंग पॉइंट्स को हमने अलर्ट किया है। जल्दी इसकी गिरफ्तारी करी जाएगी। दिन दहाड़े लूट की वारदात लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये भी कि आखिर बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं था? बैंक में पूर्व से कोई भी सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं था। बैंक की पॉलिसी है कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है। लुटेरे के साथ कौन कौन शामिल है? क्या कोई इस लूट का राजदार भी है? सबसे बड़ा सवाल, रेनकोट में ये लुटेरा कौन है? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी, गौ हत्या और गौ मांस बिक्री जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर राज्य सरकार ने बाकायदा गाइडलाइन जारी कर दी है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अब गौ हत्या करने और गौ मांस रखने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जारी आदेश के मुताबिक गौवंश के परिवहन के लिए अधिकारियों से लाइसेंस लेना होगा। वाहन पर एक फ्लैक्स लगाना होगा कि पशुओं का परिवहन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में गौ तस्करी का मुद्दा लगातार उठता रहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने उसमें बड़ा फैसला लिया है। क्या है वो नियम और किन नियमों में संशोधन हुआ है, उसको लेकर सीधे डिप्टी सीएम विजय शर्मा से हम चर्चा करेंगे। गौ तस्करी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, क्या वो नियम कड़ाई से पालन होगा? जी, ये कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बने हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। यहाँ पर अब ये होगा कि अगर अवैध परिवहन करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसको 7 साल की सजा, 50,000 रुपया जुर्माना
बर्डन ऑफ प्रूफ वो उसी के ऊपर होगा, जो अपराधी है या जो अभियुक्त है उसके ऊपर ही होगा। गाड़ी अगर अवैध परिवहन में पकड़ी जाती है तो गाड़ी तो राजसात होगी और गाड़ी मालिक के ऊपर भी कार्यवाही होगा, ये भी निर्धारित हुआ है। साथ ही साथ अब जब गाड़ी है जो परिवहन करते हुए ले जा रही है तो उसको एक अधिकारी, जो उचित अधिकारी है, उसकी अनुज्ञा पत्र उसके पास होनी चाहिए, और अगर ऐसी नहीं है अवैध माना जाएगा। गाड़ी में एक फ्लैग्स, एक बैनर, ऐसा इंडिकेटर अलग से लगा होना चाहिए, इसकी भी बात कही गई है, इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इन सारी बातें इम्प्लीमेंट हो नीचे जिले लेवल पर, उसके लिए पुलिस के एक राजपत्रित अधिकारी स्तर के अधिकारी को जिला में इस विषय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। तो वो नोडल अधिकारी के पते और उनका पूरा डिटेल सभी जगह, सभी सार्वजनिक स्थानों में डिस्ट्रीब्यूट किया। जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव की समीक्षा बैठक की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जबलपुर समेत पूरे महाकौशल क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। जबलपुर समेत आसपास के जिलों में भी इन्वेस्टर बुलवाए जाएंगे। सीएम ने कहा है कि इन्वेस्ट करने वालों को सिंगल विंडो सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। हमने राज्य के अंदर के निवेशकों से बात की है, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री चला रहे हैं उनकी कठिनाइयों पे बात की है, उनके समाधान के प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। भविष्य में जो आकर के इंडस्ट्री लगाएंगे उनके लिए तो कर ही रहे हैं। ऑलरेडी जो सब प्रकार के हमारे अपने संसाधनों से यहाँ जिनने चलाया वो और बढ़ाए, नए भी आए। इसे हर स्थिति में हर व्यक्ति की समाधान करने का प्रयास करें। तीसरा, सभी सेक्टर के समान रूप से अलग अलग निवेशक आए। चौथा, जो हमारा रॉ मटेरियल यहाँ मिल रहा है उस रॉ मटेरियल का भी उपयोग अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए यहीं हो जाए, ताकि बड़े पैमाने पर हमारे लिए वो रोजगार का भी साधन बने और प्रदेश का गौरव का मौका मिले। आखिरी, बाहर के निवेशक भी आए तो वो आकर के यहाँ अच्छा महसूस करे, इसलिए सभी प्रकार की संभावना पे काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो इंडस्ट्रियल बेल्ट हम डेवलप करके काम करा रहे हैं वो अपनी जगह है। निजी जमीनों पे भी लोग अपना इंडस्ट्री लगाना चाहे तो सरकार सभी प्रकार की मदद उनको भी करे। जबलपुर में नर्सिंग और नीट घोटाले को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के मंच पर दिग्विजय सिंह पहुंचे और सरस्वती शिशु मंदिर पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि संघ और संगठन माइंड गेम खेलते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर से ही जहर घोलने का काम शुरू हो जाता है। दिमाग में घोला गया जहर निकालना आसान नहीं है। देश के वरिष्ठ नेतागण संगठन के माध्यम से माइंड गेम खेलते हैं और माइंड गेम में ऐसा दिमाग भर देते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर से शुरू करते हुए उनको इतना उनके दिमाग में जहर भोग देते हैं कि उस जहर को निकालना आसान नहीं है। जब तक उनके दिमाग से जहर नहीं निकलेगा जनता, तब तक वे जनता को गुमराह करते हुए उनका दुरुपयोग करते रहेंगे, उनको ठगते रहेंगे। इसलिए साथियों, हमारी आपसे यही प्रार्थना है, हमें तुम जहां चाहो हम आ जाएंगे, लेकिन पहले तैयारी पूरी करें। ग्वालियर में सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक हो रही थी। इस दौरान बिजली ही कट गई। बैठक में सांसद भारत सिंह कुशवाहा के अलावा बिजली कंपनी के सिटी सर्कल जीएम भी मौजूद थे। गर्मी की वजह से कई लोग पेपर को पंखा बनाते दिखे तो खिड़कियों को भी खोल दिया गया। कलेक्ट्रेट में 15 मिनट बैठक ऐसे ही चली। बाद में बिजली आ गई। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि फॉल्ट की वजह से बिजली कटी थी। उन्होंने घोषित कटौती से इनकार भी कर दिया। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम बलरामपुर पहुंचे। बीजेपी ऑफिस में जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी सरकार के 6 महीने के कार्यकाल पर बातचीत हुई। बैठक के बाद मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि बीजेपी जीवंत संगठन है, इसलिए यहां बैठकों का दौर चलता रहता है। आज हम लोगों ने बलरामपुर में किया है, जिसमें संयुक्त रूप से सभी मोर्चे का भी उसमें आमंत्रित रहे। सभी उनकी उपस्थिति में कार्य समिति संपन्न हुआ और इस कार्य समिति के बाद मंडलों का हमारा जो कमेटियां बनी है वहां पर मंडल की कार्य समिति होना है।
रायपुर से खबर 19 जुलाई को बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले ये बैठक होगी और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। सरकार और संगठन को लेकर मंथन इस बैठक में किया जाएगा। मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसके पहले ये बैठक बीजेपी विधायक दल की बुलाई गई है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। इस साल के आखिर में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव के लिए सर्वे कराएगी और इसके आधार पर प्रत्याशियों को टिकट बांटेगी। लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में निकाय चुनाव में कांग्रेस परफॉर्मेंस को सुधारने की कोशिश में है। प्रत्याशियों के नाम ब्लॉक और जिला कांग्रेस की तरफ से भेजे जाएंगे और अंतिम फैसला कांग्रेस की प्रदेश कमेटी करेगी। उधर कांग्रेस के सर्वे के फॉर्मूले पर डिप्टी सीएम अरुण साहब निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रत्याशियों का सर्वे जनता करती है और निकाय चुनाव में तो बीजेपी की ही जीत होनी है। नगरीय निकाय चुनाव में भी हमारी कांग्रेस पार्टी का पिछले समय 80% नगरीय निकाय हम लोग जीते थे और नगर निगमों में हमारी 14 नगर निगमों में हमारा कांग्रेस का कब्जा था और जो जीत सकने वाले हैं उन्हीं प्रत्याशियों को टिकट दी जाती है और इस बार भी मापदंड जो है जीत सकने वाले उम्मीदवार ही होंगे। देखिए, हर राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि अपने हिसाब से अपनी पार्टी चलाने का अधिकार है। सर्वे तो उन्होंने कराया होगा, विधानसभा चुनाव के समय भी कराया होगा, लोकसभा चुनाव में भी कराया होगा। शायद उसी सर्वे के आधार पर उन्होंने टिकट का वितरण भी किया होगा, पर सबकी सर्वे तो जनता ही करती है और जनता ने जवाब उन्हें दे दिया है और आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी जनता उसी तरह का निर्णय करेगी। छत्तीसगढ़ में बच्चे खतरे में हैं। प्रदेश से लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। आखिर ये बच्चे कहां जा रहे हैं? क्या मानव तस्करी गिरोह उन्हें शिकार बना रहे हैं? गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए पुलिस क्या कर रही है? आइए जानते हैं। किसी ने नाराज होकर घर छोड़ा तो कोई मानव तस्करी का बन गया शिकार। किसी को बहला फुसला कर ले गया कोई। जिनकी किस्मत अच्छी थी वो फिर लौट आए, लेकिन कई ऐसे हैं जो गुमशुदा की तलाश बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। गुमशुदा की तलाश 6 महीने में 276 बच्चे लापता, 229 लड़कियां हुई गायब, 47 लड़के हुए लापता। इन आंकड़ों में देखा जा सकता है कि लापता बच्चों में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। आखिर ये बच्चे कहां जा रहे हैं? प्रदेश में अक्सर मानव तस्करी के मामले सामने आते हैं, तो क्या ये बच्चे भी मानव तस्करी गैंग का शिकार बने हैं? पुलिस अभियान चलाकर इन बच्चों की तलाश करती है। कई बच्चे बरामद हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं चल पाता। गुमशुदा की तलाश 154 लड़कियों को पुलिस ने खोजा, 75 लड़कियां अब भी लापता। 40 बच्चों को पुलिस ने तलाशा, 7 बच्चे अब भी लापता। बीते 6 महीने में लापता 276 बच्चों में से 194 बच्चों को पुलिस ने खोज निकाला, लेकिन 82 बच्चे अब भी लापता हैं। पुलिस का कहना है कि बच्चों की गुमशुदगी पर फौरन कार्रवाई की जाती है। पुलिस की टीम उनकी तलाश करती है। जितने भी बच्चों के नाबालिग बालक या बालिका गुम होने की सूचना मिलती है, उसमें त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध करके उसको विवेचना में तुरंत दिया जाता है। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं जो बाहर जाने के संबंध में मिलते हैं जानकारी, उस पर तुरंत टीम उनके लोकेशन निकाल करके और बातचीत करके उनके जो पूछताछ करके कहाँ जाना संभावित है ऐसे स्थानों को पता करके दूसरे राज्य भी तुरंत टीम भेजते हैं। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी छत्तीसगढ़ से लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। कई बार ये बच्चे अलग अलग राज्यों से बरामद किए जाते हैं। ये बच्चे कहां गुम हो रहे हैं? पुलिस आखिर मानव तस्करी पर लगाम के लिए क्या कर रही है? युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। क्या सती प्रथा आज भी कहीं चल रही है? आपका जवाब होगा नहीं।
लेकिन रायगढ़ के चक्रधर नगर में ऐसा ही दावा हो रहा है, जहां पर बताया गया कि पति की मौत के बाद पत्नी ने भी चिता में कूदकर जान दे दी। सती प्रथा कुप्रथा कहलाती है और अब कहीं से भी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आता, लेकिन रायगढ़ से आई खबर ने सबको हैरान कर रखा है और पुलिस को परेशान, क्योंकि यहाँ के चक्रधर नगर थाना इलाके में महिला की सती होने की बात कही जाने लगी है, जिससे पुलिस के कान खड़े हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि चिटका पानी गांव में कल दोपहर 3 बजे टेलर का काम करने वाले जयदेव गुप्ता की मौत हो गई। जयदेव कैंसर से पीड़ित था। बाद में परिजनों ने अंतिम संस्कार किया और घर लौट आए। देर रात जयदेव की पत्नी गुलाबी गुप्ता घर पर नहीं दिखी। गुलाबी की परिजनों ने देर रात तक तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। परिजन शमशान घाट पहुंचे। यहाँ महिला की चप्पल, चश्मा और साड़ी चिता के बगल में मिली। इसके बाद गांव में ये कहा जाने लगा कि पति की मौत से आहत गुलाबी ने चिता में जलकर जान दे दी। माँ का वही अपना चश्मा था और ये चप्पल था। हाँ, साड़ी था जी। हाँ, क्या लगता है आपको माँ सती हो गई? हाँ, अब वो तो पूरा सती हो गई। हालांकि पुलिस महिला के सती होने की आशंका को खारिज कर रही है। पुलिस ने महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हुए उसकी तलाश तेज कर दी है। माता जी जो गुलाबी गुप्ता जी है, वो शाम को करीब 11 बजे तक घर में थी। शाम को 11 बजे के बाद वो कहीं चली गई है और परिवार को अंदेशा है कि कहीं उनकी जलकर मृत्यु हुई है क्या। इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही है। अब सच क्या है? क्या सचमुच महिला ने चिता में कूदकर जान दी? अगर ऐसा है तो चिता की अस्थियों से मामले का खुलासा होना बिल्कुल मुश्किल नहीं। लेकिन पुलिस की जो थ्योरी है, अगर उस पर गौर किया जाए तो सवाल उठता है कि अगर महिला कहीं चली गई तो आखिर क्यों और कहां गई? फिलहाल तो गांव में महिला के सती हो जाने की चर्चा तेजी से हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायगढ़। ग्वालियर जिले के उटीला में पति की शराब की लत को छुड़वाने के लिए तांत्रिक के पास गई महिला के साथ तांत्रिक ने तंत्र मंत्र के नाम पर दुष्कर्म किया। उसके बाद यह तांत्रिक महिला को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़ित महिला ने पति को जानकारी देकर थाने में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक के खिलाफ दुष्कर्म और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जो तुम्हारा भी पूजा करना है, ऐसे में नहीं गया था। फिर उनको ये और नुकसान पहुंचाने के मंत्र के थ्रू नुकसान पहुंचाने की धमकी दिया और ऐसे वो महिला उनके पास चला गया और उनके साथ इन्होंने दुष्कर्म किया। तो महिला ने फिर थाने में आकर रिपोर्ट किया, तो अभी 376 का FIR दर्ज हुआ है और आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। हर मर्ज की दवा है, लेकिन अंधविश्वास की कोई दवा नहीं है। इसकी एक वानगी देखने को मिली बैतूल के जिला अस्पताल में, जहां पर सांप काटने से पीड़ित एक युवती को इलाज के लिए भर्ती किया गया। डॉक्टरी इलाज जारी था, लेकिन युवती के परिजन अपने साथ तांत्रिक भी लाए, जिसने नर्सिंग स्टाफ की गैर मौजूदगी में झाड़ फूंक का खेल शुरू कर दिया। जिला अस्पताल प्रबंधन को सूचना मिलते ही डॉक्टर्स ने तांत्रिक को तत्काल अस्पताल से बाहर किया और युवती के परिजनों को झाड़ फूंक न करने की सख्त हिदायत भी दी। इसी दौरान जिस कोबरा ने युवती को डसा था, उसका भी रेस्क्यू कर लिया गया। कोबरा उसी के घर के आंगन में एक पानी के टैंक के नीचे छिपा बैठा था। कोबरा के रेस्क्यू का वीडियो भी सामने आया। हाँ, चूंकि वो गांव से आए थे, तो गांव में जो उनकी झाड़ा फूक चल रही थी, उसके साथ में उनके साथी लोग आ गए थे। उनको समझाइए थे कि हम लोगों ने तत्काल बाहर किया। जब ये मालूम पड़ा तो उनको बाहर। आगे बढ़ते हैं और बात अब रतलाम की करते हैं। रतलाम के श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल पर रतलाम कलेक्टर ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही स्कूल की मान्यता निरस्त करने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिख दिया गया। हाल ही में रतलाम जिला प्रशासन ने चैतन्य टेक्नो स्कूल पर छापा मारा था और स्कूल से बड़े पैमाने पर कॉपी किताबें और यूनिफॉर्म जब्त की थी। स्कूल प्रबंधन नियमों के विपरीत इसे स्कूल से ही बेच रहा था, जो कि सरासर गलत है। प्रशासन ने सभी सामग्री जब्त कर इसे स्कूल के ही स्टूडेंट्स को 1/3 कीमत पर बेचने का भी फैसला किया है। किसी निजी स्कूल के खिलाफ जिला प्रशासन की
ये पहली बड़ी कार्रवाई था अपने वेंडर्स को देने के लिए, और उस वेंडर्स के माध्यम से जो है जो छात्र छात्राओं और अभिभावकों को विक्रय करने के लिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो व्यावसायिक गतिविधि में लिप्त हैं, और जबकि स्कूल शिक्षा विभाग के क्लियर कट आदेश हैं कि स्कूल के परिसर से कोई भी यूनिफॉर्म किताबें नहीं बेची जाएंगी। और चूँकि उन्होंने स्वीकार किया है और इसमें स्पष्ट अनियमितता है, इसलिए उन पर 2 लाख का जुर्माना जो मैक्सिमम है वो हमने किया है। लेकिन स्कूल ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जो लाभ कमाया है इस गतिविधि से वो 2 लाख के तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमने राज्य शासन को मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव भी भेज रहे हैं। रीवा में बेखौफ बदमाश ने कैश चोरी करने के प्रयास में एटीएम में जमकर तोड़फोड़ की। यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के निजी बैंक का है, जहां पर देर रात एटीएम के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति कैश चोरी का प्रयास करता दिखाई दे रहा है। जब वो कैश नहीं निकाल पाया तो उसने एटीएम में तोड़फोड़ कर दी। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अज्ञात शख्स की तलाश में जुटी। अज्ञात व्यक्तियों जो आपके माध्यम से वीडियो प्राप्त हुआ है उसमें दिख रहा है कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, और उक्त संबंध में आज आवेदन भी प्राप्त हुआ है थाना कोतवाली में। आवेदन संज्ञान में लिया गया है, सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे किए गए हैं और उसमें जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। खंडवा में जनसुनवाई के दौरान बदहाल सड़क से परेशान लोग हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्टर के सामने पहुंच गए। बमन गांव के लोगों ने रोड पर बने वाटर पार्क, सड़क बनी जानलेवा लिखी तख्तियों को गले में लटकाकर अधिकारियों से सड़क को दुरुस्त करने की मांग रखी। ग्रामीणों की माने तो 3 साल से वे परेशान चल रहे हैं। फिलहाल कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्या का हल करने का आश्वासन दिया है। कि आप लोग हैं और कौन सी सड़क से परेशान हैं? बमन गाँव अखई से हैं और खंडवा और बमन गाँव के बीच की बात है ये रोड। टिकरिया, लाडमपुर और बड़गांव, कड़की, लुहारी, ये 5-6 गाँव में जाती है ये सड़क। क्या परेशानी है सड़क में? पूरे समस्या आज से नहीं है, समस्या कम से 3 साल से, और कई बार हम गुहार लगा चुके हैं। शासन प्रशासन को हमने अवगत करवाया है कि यहाँ पर आए दिन घटनाएं होती रहती है। आए दिन जैसे किसान भाई अपना सामग्री लेके जाते हैं मंडी, तो कभी ट्राली पलट जाती है या कभी बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तो उनके साथ में कुछ दुर्घटना हो सकती है। तो शासन से हम निवेदन करते हैं कि जो सड़क जा रही है खंडवा से बमन गाँव आके लाड़नपुर कलजागेड़ी, इसको हम बनवाएं। कौन से विधानसभा क्षेत्र का मामला है और क्या आपने जनप्रतिनिधियों तक बात रखी? सर ये खंडवा विधानसभा का मामला है और हमने यहाँ कलेक्टर साहब पास भी मौखिक वो दिया था और गांव के सरपंच को भी कई बार बोल दिया है, और यहाँ पे भी पिछले 1.5 साल से हम गुहार लगा। सांची दूध के दामों में फिर से उबाल आ गया है। सांची ने प्रति लीटर 2 रुपए दाम और बढ़ा दिए हैं और ये बढ़ी हुई दरें आज से ही लागू कर दी गई हैं। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ ने दाम बढ़ाए हैं और अब इंदौर संभाग के तहत आने वाले जिलों में सांची दूध महंगा मिलने लगेगा। सांची गोल्ड 1 लीटर दूध के दाम 65 रुपए प्रति लीटर हो चुके हैं। खंडवा में लोगों की तीखी प्रतिक्रिया इस पर सामने आई। खंडवा में 13,000 लीटर प्रतिदिन सांची दूध की खपत है। खंडवा समेत इंदौर संभाग के सांची के उपभोक्ताओं पर महंगाई की भारी मार पड़ी। उसको महंगाई को कंट्रोल करें और ये जो चीज़ें हैं ज़रूरत की इनको कम से कम रेट में उपलब्ध कराए तो हर आदमी जिएगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा। सांची पे 2 रुपये प्रति लीटर रेट बढ़ा है। सांची गोल्ड पे जितने प्रकार के दूध है सांची के सब पे 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा है। ये रेट आज से लागू हो गया है। ये भोपाल से लेटर आया है सांची के रेट का रेट बढ़ने का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।